So Namaskaram. Let's start with the supply chapter, supply under GST. So we are discussing section 7 today. Okay. So the first focus is on 7.1a. Do you remember what is there in 7.1a? B plus C. ठीक है ना? तो बिजनेस भी होना चाहिए और कंसिडरेशन. अगर बिजनेस नहीं है या कंसिडरेशन नहीं है तो 7.1a में आपका सप्लाई नहीं माना जाएगा. तो जो एक्टिविटी आप करते हो, अगर आपका बॉयफ्रेंड है और या गर्लफ्रेंड है और आप उससे प्यार कर रहे हो, ठीक है ना, अगर प्यार करने का वो पैसा ले रहे हो तो उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा. क्यों? वो बिजनेस नहीं है, कंसिडरेशन तो है, ठीक है ना, बिजनेस नहीं है. वेरी गुड. कितने समझदार हो तुम लोग. और अगर बिजनेस है तो तुम गलत इंसान से प्यार कर. चलो. सो कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई सेक्शन 7 हम पढ़ेंगे. अब सीए इंस्टीट्यूट ने, मैं सीए इंस्टीट्यूट का ही मॉडल क्यों लिया? देयर आर लॉट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन द मार्केट, बट व्हाई एम आई यूजिंग सीए इंस्टीट्यूट का मॉडल? वेरी बेसिक रीजन. ऐसा नहीं कि मैं सीए स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ. देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हियर. सीए में स्टूडेंट भी है, कुछ बीकॉम स्टूडेंट भी है. सीए स्टूडेंट हैड गिवन द होल बुक का डिजाइन. देखो कितना ब्यूटीफुली उन्होंने किया है. पहला वो स्टैट्यूटरी प्रोविजन लिखते हैं, मतलब लॉ एज इट इज, जैसा बेयर एक्ट में जो पार्लियामेंट ने पास किया लॉ है उसको बेयर एक्ट बोलते हैं. बेयर एक्ट एज इट इज लिखते हैं वो. उसमें भी सेक्शन लिखेंगे, यहाँ पे सब सेक्शन होगा और ये आगे क्या होता है? क्लॉज. सो 7.1a इसको ऐसे पढ़ाया जाता है. ओके. फिर उन्होंने इसी सेक्शन को क्या किया गया है? एक्सप्लेन किया गया है एनालिसिस के थ्रू. मतलब डिटेल किया गया है, क्योंकि लोगों सबको पता है कि लॉ पढ़ के तो सब समझ में नहीं आएगा. एंड देन एनालिसिस के बाद उन्होंने हर चीज का इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है. एग्जाम्पल. इलस्ट्रेशन का मतलब क्या? एग्जाम्पल. तो बहुत अच्छे से इन्होंने डिजाइन किया हुआ है. तो लेट्स स्टार्ट लीगल प्रोविजन. आई होप आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझ में आ जाए, क्योंकि बैकग्राउंड आप लोगों ने कल ही देख लिया है. सप्लाई का डेफिनेशन उन्होंने इंक्लूसिव फॉर्म में लिखा हुआ है. कौन से फॉर्म में लिखा हुआ है? इंक्लूसिव. इसका और एक वर्जन होता है मींस. अगर वो सप्लाई मींस लिखते तो वो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन होता है. उन्होंने इंक्लूसिव डेफिनेशन लिखा है, मतलब डेफिनेशन क्लोज नहीं है, डेफिनेशन ओपन एंडेड है. मतलब जितना उन्होंने लिखा है उतना ही सप्लाई में, इसमें और भी चीजें आ सकती है. ठीक है ना? तो थोड़ा लिटरली पढ़ना है, सॉरी थोड़ा रीजनेबली पढ़ना है, लिटरल इंटरप्रिटेशन नहीं लगाना है. तो सप्लाई इंक्लूड्स, अभी आपको याद रखने के लिए ट्राई करना चाहिए. सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई. तो उन्होंने बोला क्या पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सप्लाई? नहीं, उन्होंने क्या बोला? ऑल. ये दुनिया में जितने भी होते उतने सारे. ठीक है ना? किस चीज का सप्लाई करना है आपको, तब जीएसटी लगेगा? गुड्स का या सर्विस का या बोथ का? बोथ मतलब समझ रहे हो ना? मैंने कल आपको एग्जांपल दिया था. कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? गुड्स भी देता है और लेबर भी लगाता है, तभी तो बिल्डिंग बनेगी ना. होटल में भी आप जाते हो तो क्या होता है? फूड भी मिलता है, फूड आइटम भी मिलेगा और वो सर्व भी करेंगे तो सर्विस भी मिलेगी, तो दोनों मिलेगा. लेकिन बोथ यहाँ पे लिखा है. आगे पूरे लॉ में बोथ नहीं चलता. तो आगे लॉ में सोग अलग होता है और सोर्स अलग होता है. सप्लाई ऑफ गुड्स अलग होता है और सप्लाई ऑफ सर्विस अलग होता है. वो डिवीजन करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी शेड्यूल 2 का है. डू यू रिमेम्बर? शेड्यूल 2 में लिखा गया, जहां पे कंफ्यूजन होगा वो. ठीक है ना? अब उन्होंने सच एज लिखा. सच एज वर्ड का इंग्लिश का मतलब क्या होता है? सच एज हम बोलते हैं. सच एज मतलब क्या दे रहा है वो? एक एग्जांपल दे रहा है आपको सप्लाई का. ठीक है ना? सच एज, जस्ट लाइक दैट. ठीक है ना? मतलब फॉर एग्जांपल ऐसे बता रहा है. तो यहाँ पे जो 8 शब्द लिखे गए, खाली वही सप्लाई है कि इसके ज्यादा भी हो सकते हैं? मैं पूछ रहा हूँ. उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो 8 दिए गए वो खाली आपको एग्जाम्पल दिए गए. सच एज सप्लाई कैसे होता है? तो सप्लाई क्या होता है? सप्लाई सेल होता है, सप्लाई ट्रांसफर हो सकता है, सप्लाई बार्टर हो सकता है, सप्लाई एक्सचेंज हो सकता है, सप्लाई लाइसेंस हो सकता है, सप्लाई रेंटल हो सकता है, सप्लाई लीज हो सकता है, सप्लाई डिस्पोजल हो सकता है. तो आपको कौन सा शब्द नहीं समझा इसमें बताओ? सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल. कौन सा नहीं समझ रहा है आपको शब्द? पूछोगे तो बताऊंगा डिटेल में. लीज मतलब, रेंटल और लीज में फर्क क्या होता है? रेंटल जो होता है वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, यूजुअली 11 महीने, 1 साल, 2 साल, उसको हम क्या बोलते हैं? रेंटल. लीज जो होता है, जैसे एमआईडीसी से जमीन हमको मिलती है तो लीज पे मिलती है. 99 ईयर्स का लीज, 50 ईयर्स का लीज, 10 ईयर्स का लीज. तो लॉन्ग टर्म में जो किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? लीज. वैसे वो इंटरचेंजेबली यूज होता है. लीज लाइसेंस भी बोलते हैं, रेंटल लाइसेंस भी बोलते हैं. लेकिन प्रैक्टिकली मैं बता रहा हूँ, हम पर्टिकुलर चीज को लीज कब बोलते हैं? जब वो थोड़ा लॉन्ग टर्म नेचर में होता है. तो दोनों है सेम ही है. और डिस्पोजल का मतलब क्या होता है?
डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? डिस्पोज करना, खत्म करना, स्क्रैप करना। तो अभी हमने कंप्यूटर लिए अपने ऑफिस में बहुत सारे, और फिर तुम हरामखोर लोगों ने, ऑपरेशन वालों ने नए कंप्यूटर्स ले लिए सारे, और जो तुम्हारे सड़े हुए कंप्यूटर थे वो हमने तुमने बिजनेस टीम को चिपका दिए। अब बिजनेस टीम मेरी फ्रस्ट्रेट होती है रोज चालू करके, तो बिजनेस टीम अभी नए कंप्यूटर लेगी तो बिजनेस टीम के पास आएगी, अभी थोड़े एडवांस लेने वाले हैं। हाँ यस, अभी ऐसा उल्टा नहीं होगा, अभी ऊपर से नीचे नहीं जाएगा मार्केट, हाँ अभी नीचे से ऊपर आएगा। हाँ ठीक है ना। अब बिजनेस टीम नए जब सिस्टम्स लेगी, ठीक है ना, तो ये जो पुराने सिस्टम है हम उसको स्क्रैप करेंगे ना, सेल करेंगे, डिस्पोज करेंगे, तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं? बताओ। लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता, वो एक कंडीशन के ऊपर डिपेंड है। अगर वो जब खरीदा था तब अगर हमने आईटीसी लिया होगा और ये असेट हमने विद इन 5 years बेचा है, तो आईटीसी का रिवर्सल करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आईटीसी का कुछ एक प्रोपोर्शनेट है, रिवर्सल करना पड़ता है। बहुत आगे जाके चैप्टर नंबर 6 में पढ़ेंगे हम, लेकिन तभी आप अभी से बैकग्राउंड बना के चल रहा हूं, तो आपको धीरे धीरे एग्जाम्पल समझ में आएंगे। और अगर 5 साल के बाद बेचते तो स्क्रैप वैल्यू तो मिल ही जाएगा ना, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, 1000 रुपए एक सिस्टम का मिलेगा, तो उसको स्क्रैप वैल्यू को ट्रांजैक्शन वैल्यू बोलते हैं। उसका जो भी रेट चलता होता है मार्केट में उतना जीएसटी भरना पड़ता है। अच्छा, हम जीएसटी भरेंगे तो किसी ने बाय किया होगा हमसे, कोई ये कंप्यूटर क्लास वगैरह उसने परचेस किया होगा हमसे, तो उसको आईटीसी मिल जाएगा। मैंने क्या बोला समझा आपको? मैंने सेल किया तो सामने वाले को आईटीसी मिलना चाहिए ना। या आईटीसी रिवर्स करने का भी कॉन्सेप्ट वही है। 5 साल में समझो 3 साल मैंने रीयूज किया, तो अभी 2 साल का आईटीसी अभी भी बचा है ना उसके अंदर, वो मुझे नहीं मिलना चाहिए, वो किसको मिलना चाहिए? अभी सामने वाला जो मेरे से बाय करके जा रहा है। तो मैं रिवर्स नहीं करूंगा तो बाय कैसे करेगा? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आगे आएगी, इसलिए डिस्पोजल भी काम का है। डिस्पोजल के ऊपर वहां पे आपको इलस्ट्रेशन मिलेंगे चैप्टर नंबर 6 में, यहाँ नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, तो दैट इज डिस्पोजल। फिर भी अगर आपको समझाना है तो मुझे नीचे जाके पहले एक एक वर्ड समझाना पड़ेगा। सबसे पहला शब्द हमको कौन सा समझना था कि गुड्स एंड सर्विस है, लॉ में लिखा गया ना गुड्स एंड सर्विस। तो गुड्स का डेफिनेशन बताना पड़ेगा मुझे आपको। पहले गुड्स का डेफिनेशन बताता हूं। हम कौन सा सेक्शन पढ़ रहे, दिख रहा है आपको? सेक्शन 7(1)(a) पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। ये बंदे को हम खुश रखते हैं हमेशा, इसको खुश रखना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। तो ये सेक्शन 7(1) ये हमें पढ़ा रहा है। सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए। यहाँ पे हमें उन्होंने बोला सप्लाई किसका होना चाहिए? गुड्स का, ठीक है ना, या सर्विस का, ये दोनों का होना चाहिए। तो फिर सर गुड्स का करोगे तो भी सप्लाई माना जाएगा, सर्विस का करोगे तभी भी सप्लाई माना जाएगा, समझ में आ रहा है। लेकिन जो चीज गुड्स भी नहीं है और सर्विस भी नहीं है उसका सप्लाई नहीं हो सकता, और जिसका जो गुड्स ही नहीं है, जो सर्विस भी नहीं है, उसके ऊपर जीएसटी भी नहीं आएगी। वैसे 2 ही एग्जांपल हमारे पास है आज के तारीख में, मनी एंड सिक्योरिटीज। मनी मतलब बैंकिंग, इसलिए पूरे बैंकिंग बिजनेस के ऊपर क्या नहीं लगता? मेन बैंकिंग का जो कोर बिजनेस है, लोन लेना, लोन देना, डिपॉजिट लेना, डिपॉजिट देना, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। और सिक्योरिटीज मतलब पूरे के पूरे शेयर मार्केट के ऊपर जीएसटी नहीं है। म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, डिबेंचर जो मार्केट में इश्यू होते हैं उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो गुड्स ही नहीं है ना। हमारा डेफिनेशन ही कैसे चालू हुआ था? ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, याद आ रहा है क्या लैंग्वेज? सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ किसका? गुड्स, सर्विस और बोथ। सप्लाई इंक्लूड्स ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, सर्विस और बोथ। ये 2 चीजें जो है मनी एंड सिक्योरिटी, ये नाइदर गुड्स है नॉर सर्विस है, इसलिए इसके ऊपर क्या नहीं लग सकता? जीएसटी नहीं लग सकता। ये कहां पे लिखा गया है? गुड्स के डेफिनेशन में लिखा गया है। अब गुड्स की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 252 में लिखा गया है। सेक्शन 2 बोला ना मैंने, सेक्शन 2 क्लॉज 52 में गुड्स की डेफिनेशन लिखी गई है। सेक्शन 102 में सर्विस की डेफिनेशन लिखी गई है। तो ये 2 क्लॉज तो याद रखो, वैसे ज्यादा मैं आपको याद रखने नहीं बोलूंगा। और लॉजिकली देखोगे तो 52 102 मतलब 52 पे गुड्स का डेफिनेशन आया और उसके 50 क्लॉजेस के बाद 102 आया, ठीक है ना। तो ये 2 क्लॉजेस आपको इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यार जीएसटी में गुड्स और सर्विस का ही डेफिनेशन नहीं पढ़ा तो क्या ही पढ़ा, ठीक है ना। तो गुड्स मतलब उन्होंने बोला मूवेबल प्रॉपर्टी। देखो उन्होंने क्या बोला? मूवेबल प्रॉपर्टी। तो गुड्स क्या नहीं हो सकता? इमूवेबल प्रॉपर्टी। नालायक लोग, अगर गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी है तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं हो सकता। उनको लगा आपको नहीं पता चलेगा कि गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। तो उन्होंने देखा, देखो सोफा उठा के दिखा रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह से मूव होता है, तो ये क्या है? मूवेबल है, ठीक है ना। वैसे कुछ लड़कियों को हमारे यहाँ पे ये इमूवेबल लगता है, लेकिन
मूवेबल है, हेवी है ना। साइली बिली को अगर तुम बोलोगे सोफा हिला के दिखा तो उससे तो होने वाला नहीं है, लेकिन इसको मूवेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। एनीथिंग विच कैन बी मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन कैन बी कंसिडर एज गुड्स। तो मुझे बताओ, आप लोगों को पता है फार्मिंग में ऐसा होता है, ये जो है ना, एक खेती लगी हुई है, किसी की फार्म है किसी का, और इसके ऊपर यहाँ पे कॉर्न कॉर्न लगे हुए, कॉर्न, मक्का, कॉर्न लगे हुए, ठीक है ना। ये जब जब लगा हुआ रहता है तभी बेचा जाता है, पता है आपको। जब ये लगा है तभी उसको लगा है, हम बोलते हैं आप आइए, ये 5 एकड़ का जमीन है, दिखाते हैं, अभी पका नहीं हो पूरे से, अभी 1-2 महीना और लगेगा उसको, ठीक है ना। अलग अलग वेंडर आएंगे, देख के जाएंगे, जो मुझको हाईएस्ट कोट करेगा मैं उसको बेच देगा। तो मैंने जो सेल किया वो सेल है कि नहीं है, मैंने जो अभी ट्रांजेक्शन किया वो सप्लाई, वो गुड्स का है कि नहीं है। ये मक्का अभी जो पेड़ पे लगा हुआ है, वहां पे क्रॉप पे लगा हुआ है, ये गुड्स है कि नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या सोचना पड़ेगा, ये मूवेबल है कि इमूवेबल है। क्या ये मूवेबल है? क्या हो गया, उसको कहा गया? हाँ, मूवेबल है कि इमूवेबल है? अरे अभी इस लोकेशन पे मक्का मूवेबल है कि इमूवेबल है? इमूवेबल है ना, क्योंकि अभी अटैच टू अर्थ है ना वो, अभी मूव करेगा वो ग्रो ही नहीं करेगा, समझा। वैसे ही पेड़ पे लगे हुए आम भी जब पेड़ पे होते तभी बेचे जाते, पता है आपको, पेड़ पे ही बेचे जाते उसको, जो बड़े व्यापारी होते पूरा का पूरा बगीचा खरीद के जाते हैं आपका। तो वो अभी इमूवेबल है, लेकिन कुछ दिनों के बाद क्या हो जाएंगे, मूवेबल हो जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहे थे ना, डेफिनेशन में फिट नहीं हो रहे थे, तो हमको डेफिनेशन इन बढ़ानी पड़ेगी, डेफिनेशन में कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी। तो उन्होंने ऐड की ग्रोइंग क्रॉप्स, दिख रहा है आपको, डेफिनेशन में क्या ऐड किया, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, थिंग्स अटैच टू और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द लैंड। अभी वो चीज जमीन को अटैच है, जमीन का पार्ट है अभी, जब ट्रांजैक्शन हो रहा है तभी। लेकिन विच आर अग्री टू बी सीवर्ड, मतलब क्या, काटा जाएगा उसको कब, बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई। तो जब सप्लाई होगा तो काट के दे देंगे, अभी कहां पे है वो, जमीन पे, तो अभी इमूवेबल है, लेकिन जब एक्चुअली आप लेके जाओगे तो वो मूवेबल हो जाएगा। तो इसको इंक्लूड्स में डाला गया। तो इंक्लूड्स क्यों यूज करता है डेफिनेशन, कुछ एक्सप्लेनेशन देने के लिए, जो चीज नॉर्मल डेफिनेशन में ऐड नहीं हो रही थी वो इंक्लूड्स करके ऐड की जाती है, समझ में आ रहा है। तो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको, गुड्स में गुड्स का मीन्स पढ़ाया। गुड्स का मीन्स क्या है, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ गुड्स, ठीक है। उसमें क्या क्या ऐड होता है, ग्रोइंग क्रॉप्स, बोलो ग्रास, ग्रास मतलब गवत, ठीक है ना। थिंग्स अटैच और फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड विच आर अग्रीड टू बी सीवर्ड बिफोर सप्लाई और अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई, ऐसा बोल दिया उन्होंने। और एक उन्होंने इंक्लूड्स में क्या लिखा है, एक्शनेबल क्लेम। एक्शनेबल क्लेम मतलब क्या, आपने, आपके पास लॉटरी का टिकट है या आपने बेट किया है कल की मैच के ऊपर, एक्शनेबल है, कल जीत जाओगे तो आपको पैसा मिल जाएगा उतना, लॉटरी अगर आपको लग जाएगी तो उतना पैसा आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो एक्शनेबल क्लेम ना नॉर्मली गुड्स नहीं होते, एक्शनेबल क्लेम क्या नहीं होते, गुड्स नहीं होते, ठीक है ना। अगर आप कोई भी और एक्ट अगर पढ़ते हो ना, किसी मतलब जीएसटी छोड़ के किसी और एक्ट को पढ़ते हो तो आपको पता चलेगा कि एक्शनेबल क्लेम्स को गुड्स नहीं माना जाता। लॉटरिंग, बेटिंग, गैम्बलिंग आर द एग्जांपल, डेटर्स भी आपके एक्शनेबल क्लेम है। तो एनी क्लेम, अनसिक्योर्ड लोन, आपने किसी को लोन दिया हुआ है, अभी उसके ऊपर आप एक्शन लेके वो लोन रिकवर कर सकते हो ना, तो एक्शनेबल क्लेम है। तो ये सारे एग्जांपल है एक्शनेबल क्लेम के, वो गुड्स नहीं होते, लेकिन यहाँ पे जबरदस्ती उसको क्या बनाया गया है, बताइए क्यों बनाया होगा, जबरदस्ती क्यों गुड्स बनाया होगा, क्यों बनाया होगा? नहीं नहीं, जीएसटी लेना है कि जीएसटी नहीं लेना है हमको, आप वो बताओ। एक्शनेबल क्लेम नॉर्मली गुड्स नहीं होते, लेकिन डेफिनेशन में जबरदस्ती उसको इंसर्ट किया गया। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या होगा, एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी लगाना है या एक्शनेबल क्लेम के ऊपर जीएसटी नहीं लगाना है? जीएसटी लगाना है, इसलिए हमने एक्शनेबल क्लेम डेफिनेशन में लिया गया, ठीक है ना। आगे चलता हूं साहब, लेकिन इट एक्सक्लूड्स, एक्सक्लूड्स क्या बोला उन्होंने, मनी एंड सिक्योरिटी, मतलब इसके ऊपर क्या नहीं लगेगा, कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। अब सर्विस का डेफिनेशन देखो, सर्विस मींस एनीथिंग अदर देन गुड्स, मतलब ये पॉजिटिव डेफिनेशन है कि नेगेटिव डेफिनेशन है, नेगेटिव डेफिनेशन है। इसको हम क्या बोलते हैं,
पॉजिटिव मतलब वो डेफिनेशन बताती है एग्जैक्टली क्या हूं मैं। नेगेटिव डेफिनेशन बताती है कि अगर मैं वो नहीं तो मैं ये हूं। मतलब नेगेटिव डेफिनेशन पढ़ के आपको कभी नहीं समझेगा कि वो क्या बोलता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फेमस डेफिनेशन है कंपनी लॉ का। पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट। तो समझा ही नहीं पब्लिक लिमिटेड कंपनी क्या होती है। तो उसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पढ़ना पड़ेगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा ये ऐसी ये होती है तो प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अगर ये नहीं होगी तो पब्लिक लिमिटेड। हमारे देश में इनकम टैक्स में रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट का कॉन्सेप्ट है, जीएसटी में वैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। लेकिन इनकम टैक्स में रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट। रेसिडेंट मतलब इंडिया के रेसिडेंट जो इंडिया में रहते हैं, और नॉन रेसिडेंट मतलब फिर नहीं, उन्होंने नहीं बोला बाहर रहते, उन्होंने बोला जो इंडिया में नहीं रहते वो नॉन रेसिडेंट। उन्होंने नॉन रेसिडेंट रेसिडेंट का डेफिनेशन लिखने के लिए उनको 5-6 पेज लग गए। नॉन रेसिडेंट का डेफिनेशन लिखने के लिए एक लाइन काफी है। पर्सन हु इज नॉट अ रेसिडेंट इन इंडिया इज नॉन रेसिडेंट। समझ में आ रहा है। तो नॉन रेसिडेंट का डेफिनेशन नेगेटिव डेफिनेशन, रेसिडेंट का डेफिनेशन पॉजिटिव है। वैसे यहाँ पे सर्विस का डेफिनेशन कैसा माना जाता है, नेगेटिव, क्योंकि सर्विस क्या है वो नहीं बता रहे। बता रहे सर्विस वो है जो गुड्स नहीं, और गुड्स क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम, थिंग्स अटैच एंड फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लाइन, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास, ये गुड्स है। तो गुड्स क्या क्या है वो समझ लो। एक बार समझ लिया गुड्स क्या है, हाँ जी हाँ गुड्स क्या समझ गया। फिर उसके बाद दुनिया में जो भी है वो सर्विस है। तो कार मैकेनिक वाले का क्या है, कार मैकेनिक के पास गए, उसने कार रिपेयर करके दी तो उसने गुड्स तो दिया नहीं, तो सर्विस है। सलून पे चले गए, बार्बर के पास चले गए, ब्यूटी पार्लर में चले गए, तो उन्होंने क्या दिया, गुड्स तो नहीं दिया, तो क्या दिया, सर्विस। आप यहाँ पे आते हो, एजुकेशन इंडस्ट्री में आते हो, नीचे जो बच्चे आते हैं रोज लेके क्या जाते हैं यहाँ से, सर्विस लेके जाते हैं। ठीक है ना। हमारे पास क्लाइंट आते हैं, ऑडिट, इनकम टैक्स, जीएसटी, ये सब क्या है, सर्विस है। टेलीकम्युनिकेशन क्या है, सर्विस है। पैसेंजर ट्रांसपोर्ट क्या है, सर्विस है। गुड्स ट्रांसपोर्ट सर्विस है। इंश्योरेंस, बैंकिंग सर्विस है। क्यों सर कहाँ लिखा है ये सब सर्विस है, अरे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये गुड्स नहीं है। जो गुड्स नहीं है वो क्या है, सर्विस है। ये समझा आपको। अब इन्होंने यहाँ पे भी एक्सक्लूड किया है, सर्विस में से भी क्या एक्सक्लूड किया, मनी एंड सिक्योरिटी, मतलब वो दोनों से निकला गया, तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब सर्विस में उन्होंने इंक्लूड क्या किया। अब मैंने कल आपको एक एग्जांपल दिया था कि मैंने विनायक को 500 रुपए का नोट दिया था, और विनायक को मैंने बोला 500 100 रुपए के 5 नोट मुझे छुट्टी दे दे। आप बैंक के साथ भी ये कर सकते हो, पता है आपको। आप बैंक में जा सकते हो, और शादी वगैरह में करते हैं लोग, बैंक में जाते हो 2-2 हजार रुपए के नोट लेके जाते हैं और बोलते 20-20 रुपए के नोट देना हमको एक्सचेंज में उड़ाने के लिए ना। होता है कुछ ऐसा, रिचुअल्स वगैरह होते हैं। तो बैंक में अगर आपने जाके छुट्टा लाया तो 1 लाख रुपए आप लेकर गए, 2-2 हजार के नोट का, 2 हजार अभी बंद हो गए, चलो 500-500 के नोट का, और उसके बदले में आप 10-10 रुपए के नोट लेकर आए, 10-10 रुपए के 10,000 नोट लेकर आए। समझ में आ रहा है आपको। तब जाके वो कितना हो जाएगा, 1 लाख हो जाएगा। तो 10-10 रुपए का आपने 10,000 नोट लाए, तो बैंक आपको ये फ्री में करके देगा क्या एक्सचेंज, बोलो नहीं। अच्छा बैंक 1 लाख रुपया लेगा, 1 लाख रुपया देगा, ये करने के लिए 2,000 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज लिया बैंक ने, समझो 2,000 क्या लिया, एक्स्ट्रा चार्ज लिया। गवर्नमेंट ने बोला 1 लाख लेके 1 लाख जो रिटर्न दिया ना वो मनी है, जितना लेके जितना दिया वो क्या है, मनी है। उसके ऊपर तो जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन जो एक्स्ट्रा आपने लिया, एक्स्ट्रा जो सर्विस चार्जेस लिया, उसके ऊपर आपको जीएसटी लगेगा। आप बैंक से लोन लेते हो 10 लाख रुपए का, रिपेमेंट 10 लाख का ही करोगे क्या, नहीं, रिपेमेंट आप 11 लाख का करोगे। 10 लाख का प्रिंसिपल, 1 लाख का इंटरेस्ट। 10 लाख जो है ना वो मनी है। 10 लाख के बदले में जो 10 लाख आपने दिया वो क्या है, मनी। ठीक है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। 1 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा दिया उसके ऊपर लग सकता है, लेकिन नहीं लगता, क्योंकि इंटरेस्ट इंडिया में एग्जम्प्ट है। इंटरेस्ट क्या है, इंडिया में एग्जम्प्ट है, तो इंटरेस्ट के ऊपर भी नहीं लग सकता था। लेकिन ये सर्विस चार्ज है ना बैंक का, आपको लोन फोकट में क्यों देगा, सर्विस चार्ज है ना, इसके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए था। लेकिन डेवलप नेशन के कंपैरिजन में, हम डेवलपिंग नेशन है, डेवलप नेशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 5%, 6% बहुत ज्यादा हो गया। हमारे देश में लोन ही चालू होता है 12%, 15%, उसके ऊपर और 18% जोड़ देते तो लोन हमारे देश का बहुत महंगा हो जाता। आप बोलते सर हमको तो फर्क नहीं पड़ता, हमने लोन नहीं लिया है, बढ़ा दो रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारे बाप का क्या जाता है। बस यही तुम्हारा जो छोटा दिमाग है ना, वो एक ना एक दिन बड़ा होना चाहिए। इंडस्ट्री में जितनी भी कंपनीज है सारी लोन पे चलती है, सारी। तुम्हारा कपड़ा, लकड़ा, स्टील,
सीमेंट, जो भी तुम देखते हो आजू बाजू में जो भी बनता है, सारी इंडस्ट्रीज ने क्या लेके रखा है, बैंक से लोन लेके रखा है। अगर उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ जाएगा, मतलब हर प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी, और हर प्रोडक्ट की प्राइस बनेगी तो हर दिन तुम्हारे बाप का जाएगा ना कुछ। मतलब डायरेक्टली अगर इन्फ्लेशन आ गया कंट्री में तो तुम्हारे ऊपर उसका इफेक्ट आना चाहिए। चाहते हो क्या कल सबका सब महंगा हो जाए? खाली लोन का इंटरेस्ट आधा टक्के से बढ़ने से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ सकता है। और आप 18% जीएसटी की बात करें तो यू आर टॉकिंग अबाउट ऑलमोस्ट 2% ऐड करना इंटरेस्ट में। 2% ऐड करना मतलब इंडस्ट्री कोलैप्स भी हो सकती है। कुछ कुछ इंडस्ट्री की प्रॉफिट मार्जिन ही होती है 1%। तो इसलिए गवर्नमेंट ने इतना सब सोच के बोला इंटरेस्ट को हम क्या करते हैं, फिलहाल के लिए एग्जाम रखते हैं। तो बैंक आपका जब लोन का रिपेमेंट लेगा 10 लाख रुपया प्लस 1 लाख रुपया, उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगाएगा। लेकिन ये लोन सैंक्शन करने के लिए बैंक ने 25,000 रुपया पीएफ लिया, प्रोसेसिंग फी, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, ऐसा कुछ अगर लिया तो इसके ऊपर लगा, क्योंकि ये सर्विस चार्ज है। समझ में आ रहा है? चलो, आपको पता है फॉरेन करेंसी भी होती है, डॉलर टू रुपी में कन्वर्ट होता है, यूरो टू पाउंड में कन्वर्ट होता है, ठीक है ना, ये भी कन्वर्जन होता है ना। ये सब भी कौन करके देता है? बैंक फ्री में करके देगा। बैंक क्या लेगा ये जितना रुपया के बदले रुपया दिया उसके ऊपर टैक्स नहीं है, ये कन्वर्ट करने का बैंक एक्स्ट्रा क्या लेगा? चार्जेस लेगा। चार्जेस के ऊपर टैक्स लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? लगता भी है। बैंकिंग के ऊपर इसके ऊपर चार्जेस लगता है, जीएसटी लगता है। तो बैंक कभी कभी कन्वर्जन की काम करता है मनी के ऊपर जीएसटी नहीं है, लेकिन मनी का जो कन्वर्जन होता है उसके ऊपर जीएसटी है। अब मनी का कन्वर्जन 3 अलग लेवल पे होता है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म का एग्जांपल क्या है पता है? वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, पैसा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना, मतलब तुम बैंक में लेकर गए कैश, ठीक है ना, और बैंक से लेकर आ गए डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। बैंक में क्या लेकर गए थे? कैश के बदले में क्या लेकर आए? डीडी। समझ में आ रहा है? 10 लाख लेकर गए थे, 10 लाख का डीडी लेकर आए, उसके ऊपर जीएसटी नहीं हो सकता क्योंकि वो मनी है। लेकिन ये करने का बैंक ने 50 रुपया लिया, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। समझ में आ रहा है? तो वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वन करेंसी टू अनदर करेंसी, वन करेंसी टू फॉरेन करेंसी, वन करेंसी टू अनदर करेंसी, वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन, वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन। 10 रुपए की नोट 1-1 रुपए का कॉइन करके ला रहे हो आप, तो डिनोमिनेशन चेंज हो रहा है। करेंसी को हम क्या बोलते हैं? 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 50 रुपए की नोट, इनको क्या बोला जाता है? डिनोमिनेशन। समझ में आ रहा है आपको? तो ये कन्वर्जन के ऊपर जो भी बैंक चार्ज लेगी, कंसिडरेशन लेगी, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। मेरा आईसीआईसीआई बैंक का प्रिविलेज बैंकिंग है। मेरे बैंकिंग का नाम क्या है? प्रिविलेज बैंकिंग। मतलब मैं आईसीआईसीआई बैंक के थोड़ी प्रिविलेज कस्टमर में आता हूँ, थोड़ा मतलब मामूली लोगों से थोड़ा ऊपर। तो मुझे है ना डीडी फ्री में मिलता है। मैंने क्या बोला? मैं अगर बैंक में गया तो मुझे क्या मिलता है? डीडी। बचपन में ना ये सब सीए इंस्टीट्यूट वगैरह के जो भी सबमिशन होते थे तो डीडी के थ्रू होते थे। अभी ऑनलाइन पेमेंट आ गया ना, पहले डीडी सबमिट किया जाता था। तो मेरे सारे फ्रेंड मेरे बैंक अकाउंट से ही डीडी बनवाते थे। क्यों? 2 रीजन। एक तो वो नालायक लोगों को बैंकिंग करने आता नहीं था, और दूसरा वो लोग अगर कहीं जाके अगर करेंगे तो उसके ऊपर क्या लगेंगे? चार्जेस लगेंगे। मेरे अकाउंट से करेंगे तो चार्जेस नहीं लगते। जब मेरे को चार्जेस ही नहीं लगे तो उसके ऊपर गवर्नमेंट जीएसटी ले सकता है क्या? नहीं, 7(1) में आएगा ही नहीं ना। क्यों नहीं आएगा? बिजनेस तो है उनका डीडी बना के देना, बैंक का बिजनेस है ना डीडी बना के देना, लेकिन उन्होंने क्या नहीं लिया मेरे से? कंसिडरेशन नहीं लिया। जब कंसिडरेशन नहीं लिया तो एक कंडीशन फेल हो गई, तो 7(1) में नहीं आएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? आगे चलो। दूसरा, ये जो शेयर मार्केट में ब्रोकर होते हैं, पता है ना आपको? शेयर मार्केट में अगर आप ट्रांजैक्शन करते हो तो किसी ना किसी ब्रोकर के थ्रू करना होता है। तो आप हो, आपके बीच में ब्रोकर होता है, फिर शेयर मार्केट होता है। आप डायरेक्टली कभी भी शेयर मार्केट पे ट्रेडिंग नहीं कर सकते, तो बीच में कोई ना कोई ब्रोकरिंग फर्म आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आज फेमस है, अभी 2 बहुत बहुत फेमस चल रहे हैं मार्केट में। एक तो जेरोडा करके है, ठीक है ना, जेरोडा करके आपने कंपनी सुना होगा, स्टार्टअप है इंडिया का, बहुत बहुत फास्ट ग्रो हुआ। और दूसरा एक ग्रो करके है, ग्रो डबल ये लगता है, डबल डब्ल्यू होता है, ग्रो करके एक फर्म आ गया है। ये दोनों बहुत अच्छे कंपनीज है, स्टार्टअप है। इसके अलावा पहले कौन थे? आनंद राठी, शेर खान, एंजल ब्रोकिंग, एडलवाइज, एचडीएफसी सिक्योरिटीज, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये सब कौन है?
ब्रोकर है, ब्रोकर एजेंट, बिना उनके आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग नहीं कर सकते। आपको डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है ना, कौन सा अकाउंट, डीमैट, डीमेटेरियलाइज अकाउंट, डीमैट अकाउंट ओपन, तो इनके पास आप डीमैट अकाउंट ओपन करते हो, उसके थ्रू आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो ये जो आप ट्रेडिंग करते हो इनका आपको फ्री में करने देंगे क्या ये लोग, इनके थ्रू कर रहे हो तो, इनका नाम ही ब्रोकर है, तो ब्रोकरेज लेंगे ना। तो ये लोग बोलते थे लेकिन देखो 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 हम जो करते हो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज करते हैं। ये लोग क्या बोल रहे थे जब जीएसटी आया, तो देखो हम जो कर रहे हो क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर क्या नहीं लगना चाहिए, जीएसटी नहीं लगना चाहिए। गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं आप समझ नहीं रहे हो, सिक्योरिटी का जो बायर है और सिक्योरिटी का जो सेलर है, इन दोनों ने जो ट्रांजैक्शन किया, अरे आपने शेयर खरीदा तो मैंने शेयर बेचा होगा, मार्केट में पहले शेयर आना तो चाहिए ना, आप खरीदोगे कहां से, तो मैंने सेल किया तो आपने बाय किया। बायर और सेलर जो कर रहे हैं वो क्या है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज है। बायर और सेलर जो कर रहे हो क्या है, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज है। ये दो करने के लिए जो फैसिलिटेट कर रहा है, एजेंट जो बीच में बैठा है, वो ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी नहीं कर रहा है, वो अपना कमीशन का धंधा कर रहा है। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, मैंने 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीदे, तो मैं बायर हूं, मेरे अकाउंट से 1 लाख गए होंगे और आपके अकाउंट में 1 लाख आए होंगे। अब आपके डीमैट अकाउंट से शेयर्स होंगे वो मेरे यहाँ पे आएंगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज के, आरआईएल के, मेरे यहाँ पे शेयर्स आ गए, तो हम दोनों के बीच में जो हुआ वो क्या हुआ, ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी। ये करने के लिए ब्रोकर ने मेरे से 500 रुपए लिए, आपसे 500 रुपए लिए। अब बताओ ये जो बीच में उसने पैसे कमाए उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या, लगेगा। पहले वो लोग ना बोल रहे थे तो गवर्नमेंट ने क्या किया, इंक्लूड्स में एक्सप्लेनेशन डाल दिया, क्या कर दिया, इंक्लूड्स में एक्सप्लेनेशन डाल दिया। मैंने क्या क्या बोला देखो यहाँ पे, पहला तो एक्टिविटीज रिलेटिंग टू यूज ऑफ मनी, ये इंक्लूड है, मतलब ये सर्विस है। यूज ऑफ मनी के ऊपर क्या लगाता है गवर्नमेंट सॉरी बैंक, इंटरेस्ट। आपका एफडी बैंक के पास है, आपका पैसा बैंक के पास है, तो आपका पैसा बैंक यूज कर रहा है, तो उसके बदले में आपको बैंक क्या देगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट सर्विस है, इंटरेस्ट सर्विस है, लेकिन उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। क्यों, इस चैप्टर की वजह से नहीं, आगे जाके एक चैप्टर आएगा एग्जाम्पशन, उसके वजह से। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, कन्वर्जन ऑफ मनी बाय कैश और बाय एनी अदर मोड, मोड चेंज कर दिया आपने, मतलब क्या बनाया, मोड चेंज करने का एग्जांपल क्या, कैश टू डीडी, ठीक है ना। दूसरा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है ना, फ्रॉम वन डिनोमिनेशन टू अनदर डिनोमिनेशन, ठीक है ना, टू विच अ सेपरेट कंसिडरेशन इज चार्ज, मतलब क्या चार्ज होना चाहिए, कंसिडरेशन चार्ज होना चाहिए। अगर कंसिडरेशन चार्ज हुआ रहेगा तो ही कन्वर्जन ऑफ मनी क्या बन जाएगी, सर्विस बनेगी। अगर कंसिडरेशन नहीं होगा तो कन्वर्जन क्या नहीं बनेगी, सर्विस नहीं बनेगी। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, समझा आपको। अभी वो मुझे सर्विस इनका भी बताना है ना, एक्सप्लेनेशन में जो ऐड किया है, किधर गया, डेफिनेशन में जाके बताता हूं आपको। ये गुड्स का डेफिनेशन है यहाँ पे, सेक्शन 2 क्लॉज 52, ये चैप्टर चालू होते ही ये डेफिनेशन दिया गया है। ये सर्विस का डेफिनेशन है सेक्शन 2 क्लॉज 102, इसमें यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिख रहा है आपको, क्या लिख रहा है, इट इज क्लैरिफाई दैट द एक्सप्रेशन सर्विस इंक्लूड्स फैसिलिटेटिंग और अरेंजिंग ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटीज। मतलब कौन, शेयर ब्रोकर, शेयर ब्रोकर, उनके ऊपर टैक्स लगेगा। ओके, समझ रहा आपको इतना कि गुड्स क्या है, सर्विस क्या है। और क्या बताना था मुझे आपको, कंसिडरेशन का डेफिनेशन अभी बताऊंगा। एक्शनेबल क्लेम का डेफिनेशन देख लो। एक्शनेबल क्लेम मींस अ क्लेम ऑफ एनी डेट अदर देन डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज और इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब सिक्योर्ड लोन छोड़ के, और हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, और द or to any beneficiary interest in immovable property not in the possession either actual or constructive of claimant, which is in civil court recognized as a affording ground for relief whether such debt or beneficial interest be existent occurring conditional contingent। बहुत बढ़िया डेफिनेशन लिखा है। ये डेफिनेशन उन्होंने कहां से लिया है, टोपा से। टोपा क्या है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एक्ट, ठीक है ना, टोपा करके बहुत पुराना एक्ट है। तो सर इतना डिटेल में पढ़ना है क्या, जी नहीं, आपको यह एग्जांपल याद रखने हैं। अनसिक्योर्ड लोन होता है, अनसिक्योर्ड लोन एक एग्जांपल है किसका, एक्शनेबल क्लेम का। और जो मुझे मेरे काम के 3 है वो है लॉटरी, बेटिंग, गैम्बलिंग।
लॉटरी बेटिंग एंड गैम्बलिंग। कल में लॉटरी जीतेगा और कंपनी बोलेगी नहीं देता पैसे, तुम्हें क्या करेगा? कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है ना उनके आगे। कल मैंने सागर के साथ बेटिंग लगाई, चल इंडिया जीतेगा, और सागर ने अगर पैसे नहीं दिए तो मैं कोर्ट में सूट फाइल कर सकता है, अगर ये ऑफिशियल है तो। अनऑफिशियल है तो इलीगल है तो ऑब्वियसली आप कोर्ट में जाऊंगा तो मुझे पहले अरेस्ट करेंगे, बेटिंग लगाया क्यों। लेकिन देयर आर सर्टेन बेटिंग विच आर लीगल, ठीक है ना। किसी ने नहीं बोला इंडिया में बेटिंग इलीगल है। आप हॉर्स रेसिंग हमारे मुंबई में आओगे तो रेस कोर्स है, तो घोड़ा कौन सा घोड़ा जीतेगा उसके ऊपर आप पैसे लगा सकते हो, ठीक है ना। इलीगल है कि लीगल है? लीगल है, ठीक है ना। खाली उनको बता के करो, उनका क्या है कि आप बेटिंग करो लेकिन हमें बता के करो। ड्रीम 11 में भी आप क्या करते हो? बेटी तो लगाते हो कि ऐसा ऐसा ये टीम बनाएगा तो ये जीतेगा, तो ऑब्वियसली। सर मनी का डेफिनेशन देखो, मनी क्या नहीं है? गुड्स नहीं है सर। मनी का कभी आपने डेफिनेशन देखा जिंदगी में? आज देख लो, ठीक है ना। सर काम का है क्या? जी नहीं, आपके काम का बिल्कुल भी नहीं है। क्या ही करोगे? कौन पूछेगा आपको? आपका छोटा बेटा आके तो आपको नहीं पूछेगा मम्मा मम्मा मनी का डेफिनेशन क्या है। उसको 5 रुपए चिपका देने का, मैंने कहा यही डेफिनेशन है, निकल, ठीक है ना। लेकिन लॉ पढ़ने के टाइम पे आपको पता होना चाहिए ना, मनी मीन्स इंडियन लीगल टेंडर और एनी फॉरेन करेंसी, मतलब इंडियन भी हो सकता है और फॉरेन भी हो सकता है। चेक भी हो सकता है मनी, चेक, प्रॉमिसरी नोट होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज होता है, लेटर ऑफ क्रेडिट होता है, डिमांड ड्राफ्ट होता है, पे ऑर्डर होता है, ट्रैवलर चेक होता है, मनी ऑर्डर होता है, पोस्टल और इलेक्ट्रॉनिक रेमिटेंस होता है, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्नाइज्ड बाय आरबीआई when used as a consideration to settle an obligation in exchange of Indian legal tender of another denomination, but shall not include, ये नहीं समझेगा किसी को, shall not include any currency that held for its numismatic value। बताइए मान सर, आप बताइए, अभी भी कुछ डिफिकल्ट आएगा मैं आपको पूछेगा। व्हाट इज दिस? व्हाट इज न्यूमिज्मेटिक वैल्यू? क्योंकि वो मनी नहीं है। समझ में आ रहा है? मतलब मनी में से कुछ निकाला गया है, न्यूमिज्मेटिक वैल्यू। मेरे पास शिवाजी महाराज की एक राज मुद्रा है, पता ना राज मुद्रा ऐसी होती थी, आई कैन नॉट ड्रॉ, समझो मेरे पास राज मुद्रा है, इसके ऊपर 1 रुपया लिखा है राज मुद्रा के ऊपर। तो मैं अभी एक लाने जाऊं और 1 रुपया दे दूं ये वाला? हाँ, 1 रुपया दे दूं ये वाला? इसका वैल्यू 1 रुपया है क्या? नहीं, इसका वैल्यू आज लाखों में चला जाएगा। राजमुद्रा है वो, 30 कितने 300 350 साल पुरानी हो गई वो, तो इसकी अभी वो वैल्यू नहीं रही। तो मनी की एक प्रॉपर्टी होती है, किसी भी चीज को अगर आपको मनी बोलना है ना, उसकी एक प्रॉपर्टी होती है, उसका होता है फेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू जो होता है ना वो इक्वल होना चाहिए। फेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू इक्वल टू होना चाहिए। जैसे मैंने अगर आपको भी 500 रुपए का अगर नोट दिया तो उसकी फेस वैल्यू कितनी लिखी, उसके ऊपर कितना लिखा है? 500। उसकी एक्चुअल वैल्यू भी कितनी है? 500। मैंने 1 लाख रुपए का चेक दिया तो फेस वैल्यू कितनी हो गई? 1 लाख। एक्चुअल भी कितनी हो गई? जिसमें न्यूमिज्मेटिक वैल्यू होती है ना, जिस भी करेंसी में क्या आ गई है, न्यूमिज्मेटिक वैल्यू आ गई, उसके फेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू इक्वल नहीं होती। मतलब वो दिखने के लिए तो 1 रुपया दिख रहा है लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू 1 लाख भी हो सकती है। तो मैं कल पता चला मैं एक गाड़ी खरीद रहा हूँ 4 व्हीलर, ठीक है ना, जिसके ऊपर जीएसटी लगने वाला है 28%। मैं जाके उन लोगों को 4 राज मुद्रा देकर आया और उनको बोला 4 रुपए का बिल बनाना। समझ में आ रहा है क्या? तो 4 रुपए पे जीएसटी लगेगा ना, क्योंकि फेस वैल्यू तो कितनी लिखी है उसके ऊपर? 4 रुपया। लेकिन वो एक्चुअली 4 रुपया है क्या? नहीं, वो एक्चुअली बहुत ज्यादा है। तो प्लानिंग ना हो करके उन्होंने ऐसा लिखा है। कोई करता नहीं आजकल, लेकिन करने वाले कर भी सकते हैं, वो नोट्स। तो मनी का, आपको मनी की प्रॉपर्टी याद रखनी है। मनी की प्रॉपर्टी क्या है? जिसकी फेस वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू सेम होती है। ऐसी कुछ कुछ करेंसी बन चुकी है जिसकी फेस वैल्यू अभी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, उससे एक्चुअल वैल्यू ज्यादा होती है फेस वैल्यू से। उस वैल्यू को कौन सी वैल्यू बोलते हैं हम? निमिज्मेटिक वैल्यू। कुछ नहीं, इंग्लिश का एक वर्ड पढ़ाना था और कुछ नहीं, बाकी काम का नहीं है कुछ। और मैंने क्या पढ़ाया आपको यहाँ से? अभी तक मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ समझ रहा है क्या? आपको मैंने खाली इतना ही पढ़ाया अभी तक, वो भी अच्छे से नहीं, वो भी आपको अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ाया। कहां तक पढ़ाया मैंने? आपको ट्रैक भी रखना है। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई, किसका? लेकिन गुड्स, सर्विस और बोथ, यहां तक कि हम लोग आए अभी तक। इतना सब पढ़ के, एक लाइन पढ़ने के लिए इतना टाइम लगता है, वो मैं आपको फास्ट पढ़ा रहा हूं करके। मैं और भी स्लो पढ़ा सकता हूँ, तुम लोग मर ही जाओगे, तुम्हारी नजरों में दिख ही रहा है। अलग ही लेवल का नशा है तुम्हारे आंखों में।
कुछ चीजें समझने के लिए टाइम लगता है, आपको टाइम देना पड़ेगा, एनर्जी लगती है, एनर्जी देनी पड़ेगी, दर्द उठाने पड़ेंगे। आज नहीं तो कल लॉ समझना चालू हो जाना चाहिए ना। कितना कितना भागोगे लॉ से, कानून से कितना भागोगे आप। तो देखो इन्होंने यहाँ पे बोला है कि सप्लाई का ऑल फॉर्म का मतलब क्या होता है, सेल, ट्रांसफर, बाल्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। याद है क्या ये वर्ड? तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, सेल, ट्रांसफर, बाल्टर, एक्सचेंज, STBE, ठीक है ना, LRLD, ठीक है ना। मैं हमेशा ऐसे ही लिखा करूंगा इसको, आपको पढ़ने आना चाहिए। सेल, ट्रांसफर, बाल्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, लाइसेंस, डिस्पोजल, ठीक है ना। वो आगे पीछे होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लीज पहले बोल दिया या रेंटल बाद में बोल दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर इसके एक एक एग्जांपल दो ना। ये देखो, सेल एंड ट्रांसफर का मतलब बता देता हूँ। उन्होंने बोला सोगा करके एक एक्ट है, वहां पे सेल लिखा है, जहां पे ओनरशिप एंड टाइटल ऑफ द प्रॉपर्टी दोनों ट्रांसफर होती है, 1% टू अनदर पर्सन फॉर अ प्राइस। सोगा में ऐसा लिखा है कि मैं आपसे कुछ पैसे लेता हूँ और आपको एक चीज दे देता हूँ। जैसे आपने दुकान में गए, अपने मोबाइल के पैसे दे दिए, 40,000 दे दिया, और उसने आपको क्या दिया, मोबाइल दे दिया। और अब दुकान के बाहर आ गए, दुकान के बाहर आते ही आपका मोबाइल चोरी हो गया, क्या दुकान में जाके फिर से बोल सकते हो? बोलो कि मोबाइल अभी अभी हमें लेकर गया, वो चोरी हो गया, मुझको नया मोबाइल दो। क्यों? द मोमेंट यू हैव टेकन द पोजेशन और टाइटल, बिल आपके नाम पे बन चुका है, वो प्रॉपर्टी अभी आपकी बन चुकी है, ठीक है ना। तो ऑल रिस्क एंड रिवॉर्ड जब ट्रांसफर होता है, क्या वर्ड याद रखोगे जिंदगी में, सेल कब होता है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है। अब रिस्क की तो मैंने बताई दी, आप लेकर गए दुकान से बाहर तो क्या हो गया, रिस्क आपकी, अभी इसको कुछ भी होता है वो आपका प्रॉब्लम है। रिवॉर्ड समझो, आप दुकान के बाहर निकल गए और इमीडिएटली उसका प्राइस बढ़ गया। बैक साइड में गोल्ड के साथ ऐसा होता है, आप गोल्ड खरीदते रहते हो, प्राइस चेंज हो जाता है। स्टील के साथ होता है, हम स्टील खरीदते हैं, बाजू पीछे से न्यूज होता है स्टील की प्राइस बढ़ गई, इमीडिएटली बढ़ता है प्राइस इन सब प्रोडक्ट का। तो बिल बन गया ना अभी। अब दुकान वाला बोल सकता है अरे रुकिए जरा, बिल थोड़ा और बढ़ा के देते हैं। नहीं, क्यों? अभी रिवॉर्ड भी आपका ना, रिस्क भी आपकी, तो रिवॉर्ड भी आपका। तो जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सेल। फिर उनको लगा कि इतना सब बता कि क्या ही मतलब है, छोटे बच्चे एग्जाम्पल दे देते हैं। उन्होंने लिया, शॉपकीपर सेल्स पेन ऑफ फॉर 100 रुपीज टू द बायर। समझ में आया? आपको क्या मिला, पेन। दुकान वाले को क्या दिया आपने, 100 रुपीज। अभी वो जो क्या है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो चुके हैं पेन के, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुका है, पोजीशन ट्रांसफर हो सकता है। अब वो पेन के साथ क्या करने का, वो कौन डिसाइड करेगा, बायर डिसाइड करेगा, ठीक है ना। आफ्टर द सेल पेन बिलोंग्स टू द बायर एंड शॉपकीपर डज नॉट हैव एनी राइट ऑन द पेन, दिस ट्रांजैक्शन इज सेल। अ कंपनी ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम वन फैक्ट्री टू डेपोट। सेल किया क्या, फैक्ट्री भी उसी कंपनी का, डेपो भी उसी कंपनी का। ओके, हमारी ऑपरेशन टीम से बिजनेस टीम में कुछ गया, सेल हुआ क्या, हमारे पास ही तो है। लोग इसको क्या बोलेंगे लेकिन, ट्रांसफर ना। मैंने कल बताया था ना, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाता है तभी भी जीएसटी लगता है, नॉर्मली नहीं लगता, लेकिन यहाँ पे वो लोग लगाते हैं डीम बोल के, क्योंकि ट्रांसफर के ऊपर भी जीएसटी लगाना पड़ता है। उसका लॉजिक IGST एक्ट में लिखा हुआ है अच्छे से, ठीक है ना। तो यहां से यहां गया, ये सेल नहीं है, ये दोनों सेम ही ओनर के, तो इसको सेल नहीं बोल सकते, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, ट्रांसफर। और ट्रांसफर के ऊपर भी क्या लगता है, जीएसटी लगता है। अंधेरी ब्रांच से बांद्रा ब्रांच में, अंधेरी ब्रांच से बांद्रा ब्रांच में, बिग बाजार है आपका, यहां से यहाँ गुड्स शिफ्ट हुए, सेल नहीं हुआ, क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ, तभी भी टैक्स लगेगा। केरला ब्रांच ने सर्विस महाराष्ट्र ब्रांच को दी, और महाराष्ट्र ब्रांच ने सर्विस केरला ब्रांच को दी। सर्विस नहीं, सेल नहीं है, लेकिन इसको क्या माना जाएगा, ट्रांसफर माना जाएगा, और इसको क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। बाल्टर एंड एक्सचेंज, बाल्टर में और एक्सचेंज में क्या फर्क है? एक्सचेंज में मैंने क्या बताया था, नई कार आपने ली पुरानी कार देख के, नई कार की प्राइस 5 लाख है, पुरानी कार का वैल्यूएशन उन्होंने 4 लाख किया, मतलब 1 लाख रुपए आपने एक्स्ट्रा कैश दिया होगा, तो जीएसटी कितने पे लगेगा, जीएसटी कितने पे लगेगा? मेरा एग्जाम्पल पहले समझो रे नालायक लोग। नई कार की वैल्यू कितनी है, 5 लाख, आप पुरानी कार लेकर गए, 4 लाख का उन्होंने वैल्यू किया, और आपको बोला 1 लाख रुपए एडिशनल देना पड़ेगा, तो जीएसटी कितने पे लगेगा, मेरा सवाल समझा? 5 लाख पे लगेगा, क्योंकि वो जो सेल कर रहे हैं वो कितने का कर रहे हैं, 5 लाख का कर रहे हैं ना। आप बोलोगे लेकिन कंसिडरेशन तो 1 लाख ही था, गलत हुआ।
मॉनेटरी कंसिडरेशन 1 लाख का था, नॉन मॉनेटरी कंसिडरेशन 4 लाख का था, तो टोटल कंसिडरेशन 5 लाख का था। यहाँ पे क्या समझाया मैंने आपको, कंसिडरेशन कैन बी मॉनेटरी एंड नॉन मॉनेटरी, दोनों हो सकता है। मनी को भी कंसिडरेशन बोला जाता है, नॉन मनी को भी कंसिडरेशन बोला जाता है। आप पुराना मोबाइल लेकर गए 20,000 रुपए का वैल्यू निकला उसका, नया आपने 50,000 का फोन लिया, तो आपको 30,000 एडिशनल देने, लेकिन जीएसटी कितने पे लगेगा, पूरे 50 पे लगेगा, उसको एक्सचेंज बोलते हैं, ठीक है ना। अब ये एग्जांपल मेरे को थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता कि एक डॉक्टर जो है ना हेयर कट प्रोवाइड कर रहे थे, एक डॉक्टर साहब है जो किसी के बाल काट रहे हैं, उसके बदले में सॉरी जो बार्बर है वो डॉक्टर साहब का बाल काट रहा है, और उसके बदले में डॉक्टर साहब बार्बर का ऑपरेशन कर रहे हैं। अब ये सेम सर्विस नहीं है ना, तो इसको क्या बोला जाता है, एक्सचेंज। इसको क्या बोला जाता है, एक्सचेंज। सॉरी, इसको क्या बोला जाता है, बार्टर। इसको एक्सचेंज नहीं बोलना, क्यों नहीं बोलना है, सेम सर्विस नहीं है। हाँ, एक डॉक्टर ने दूसरे डॉक्टर को सर्विस दी, उसके बदले में उस डॉक्टर ने इस डॉक्टर को सर्विस दी, एक्सचेंज। एक सीए ने दूसरे सीए को सर्विस दिया, उसके बदले में उस सीए ने हमको सर्विस दी। सर्विस के सेम सर्विस के बदले में सेम सर्विस, सेम गुड्स के बदले में सेम गुड्स, उसको क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। गुड्स अगर चेंज हो गया तो बार्टर, लेकिन मनी इसमें नहीं है। जीएसटी लगेगा क्या, हाँ सब दोनों को लगेगा, ठीक है। लाइसेंस, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, ये सब यहाँ पे भी लिखा गया है। अब बात करेंगे कंसिडरेशन की, जिसके हम कर रहे थे। कंसिडरेशन मैंने क्या बोला, पेमेंट इन मनी भी हो सकता है, पेमेंट इन मनी भी हो सकता है, या अदरवाइज लिखा है। अदरवाइज मतलब मनी के अलावा क्या बच गया, फिर नॉन मनी, मनी और कुछ भी, तो कुछ भी में क्या बच गया, नॉन मनी। मतलब आप मनी के बदले में और कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। या कभी कभी ऐसा होता है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस ऑफ द फॉरबियरेंस फॉर द सप्लाई, ठीक है ना। अब बता क्या रहा है, देखो, मॉनेटरी वैल्यू मतलब इस ये वैल्यू है किसी किसी चीज की, किसी चीज को करने की वैल्यू या किसी चीज को नहीं करने की वैल्यू। आप समझो, कुछ करना भी कुछ करना होता है, कुछ नहीं करना भी कुछ करना होता है। क्या हो गया सर, ये आपने मुझे पैसे दिए कि मैं आपके ऊपर केस नहीं करूं, तो पैसे क्यों दिए, केस करने के दिए तो अलग बात है, तो सर्विस है, उतना समझ में आता है आपको। आपने पैसे क्यों दिए, मैं केस नहीं करूं, तो कुछ नहीं करना भी करना होता है, ठीक है ना। आपने मुझे पैसे दिए कि इसका काम मत करो, आप एक क्लाइंट है, आप मुझे पैसे क्यों दे रहे हो कि आप इसका काम करो, तो काम करो वाला तो समझ में आता है ना। आप मुझे पैसे दे रहे हो कि मैं आपका काम करूं, वो तो सर्विस है ही, वो तो कंसिडरेशन है ही, उसके ऊपर तो जीएसटी लगेगा ही। आप मुझे पैसे दे रहे हो कि मैं इसका काम ना करूं। मेरे पास ये भी क्लाइंट आया, मैं बोला यार मेरे अच्छा है, बिजनेस हो जाएगा। आप आते बोलते नहीं नहीं, मेरा और उसका नहीं जमता, मैं नहीं चाहता मेरा सीए है वो उसका भी सीए बने, मैं नहीं चाहता जो नॉलेज आप मुझको देते हो नॉलेज आप किसी और को दो, मैं नहीं चाहता आप कृष्ण हो तो दुर्योधन को भी आप ही बता रहे हो, कृष्ण अर्जुन को भी आप ही बता रहे हो, ऐसे कैसे, फिर वॉर तो चलते रहेगा, खत्म ही नहीं होगा। तो आप किसी और को ना ट्रेन करो करके आपने मुझे पैसे दे रहे, ठीक है। कोको कोला पेप्सी को बहुत हार्डकोर एक दूसरे के राइवल है। कोको कोला बोलता है कि इस एरिया में पेप्सी को इंटर नहीं करेगा, बिजनेस नहीं करने के पैसे, वो भी बिजनेस ही है। बिजनेस नहीं करना भी क्या है, बिजनेस ही है, बिजनेस का ही पैसा है, उसको नॉन कॉम्पिट अग्रीमेंट बोलते हैं। कोको कोला जो पेप्सी को के साथ साइन करेगा वो क्या होगा, नॉन कॉम्पिट अग्रीमेंट, कि इस एरिया में हम एक दूसरे के साथ कॉम्पिट नहीं करेंगे, कंपटीशन नहीं करेंगे, और नहीं करने के 3 करोड़ ले लो लेकिन उधर तुम्हारा माल नहीं आना चाहिए। तो ऐसे अग्रीमेंट साइन होते हैं मार्केट में। तो बिजनेस नहीं करके भी कभी कभी फायदा हो जाता है, उतना फेमस होना चाहिए। आप बहुत बड़े एडवोकेट बन गए और आपके पास कोई केस आने वाली है बहुत बड़ी, आपकी मीटिंग वगैरह होगी, उसकी जो अपोजिट पार्टी वो आपके पास आके बोलती है कि वो जो आपके साथ बात करके है ना उनका केस नहीं लेने का। मैं बोला वो 2 करोड़ देने वाला था, आप बोलते मैं 3 करोड़ देता है, लेकिन आप उसका केस नहीं लड़ने का, ठीक है। तो उसको बोलते हैं, उसको भी वो भी जो पैसे मिलते हैं वो टैक्स होते हैं, वो छोड़ो।
मुझे बताओ, ये जो पैसा है वो सर्विस के बदले में कौन देना चाहिए? बाय रेसिपिएंट। एक होता है सप्लायर और सामने वाला कौन होता है? रेसिपिएंट। तो पैसा यूजुअली कौन देता है? रेसिपिएंट देता है। लेकिन जब हमारे एकेडमी में बच्चे पढ़ने आते हैं, ये बच्चे पढ़ने आते हैं, इनकी फी कौन भरता है? सर्विस तो यही ले रहे हैं ना। अपनी एलिट गुरुकुल एकेडमी है, एलिट गुरुकुल एकेडमी इनको पढ़ा रही है, तो ये रेसिपिएंट हो गए, हम सप्लायर हो गए। लेकिन फी ये लोग भरते नहीं है। फी कौन भरते हैं? पेरेंट भरते हैं। और पेरेंट लेक्चर अटेंड करने आते नहीं है, तो कंसिडरेशन कोई और दे रहा है और सर्विस कोई और ले रहा है। गवर्नमेंट ने बोला देखो, किधर भी नहीं लिखा है कि कंसिडरेशन रेसिपिएंट ही भरे। रेसिपिएंट यूजुअली भरता है, या बाय एनी अदर पर्सन। समझ में आ रहा है? अब मान लेते हैं किसी एक बच्चे के माँ बाप नहीं है, नहीं होते किसी किसी के, या होके भी कुछ काम के नहीं होते, तो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट बोलती है इस बच्चे को आप पढ़ाओ, उसका पैसा हम देंगे। हमें कोई प्रॉब्लम है क्या एज एलिट गुरुकुल? पैसा बच्चा दे, बच्चे का बाप दे, या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट दे। एक एकेडमी को क्या किससे लेना देना होता है? हमको क्या चाहिए? हम कमर्शियल कोचिंग क्लासेस है, हम समाज सेवक नहीं है, तो हमारे लिए पैसा जरूरी है। आप दुकान पे जाओगे आप नटराज का पेंसिल खरीदोगे तो क्या मांगेगा आपसे? अब आप दो, या आपके पेरेंट दे, या कोई चैरिटेबल ट्रस्ट दे, पैसा तो देना पड़ेगा ना उधर। तो पैसा कौन देता है वो मैटर नहीं करता। तो ये डोनेशन के फॉर्म में आया। कौन से फॉर्म में आया? इसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? मेरा सवाल समझा आपको? पेरेंट ने जब दिया तो लगेगा, बच्चे ने दिया लगेगा। अब गवर्नमेंट, या गवर्नमेंट नहीं सॉरी, कोई ऐसी एनजीओ है, कोई संस्था है, चैरिटेबल ट्रस्ट है जो पैसे दे रही, अब लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि कोई भी पैसा दे, आपने क्या जा रहा है, अदरवाइज लिखा है ना बाय एनी अदर पर्सन, तभी भी जीएसटी लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट बोलती है अगर हम ग्रांट देंगे, गवर्नमेंट बोलती है राम सर आप ग्रामीण एरिया में, आप रूरल एरिया में जाके क्या कर रहे हो? सीए का क्लासेस चला रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, कितना फी लेते हो? मैंने बोला 1 लाख रुपया फी लेता हूँ, इसलिए बच्चे आते ही नहीं हमारे पास। गवर्नमेंट ने बोला नहीं 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 नहीं, आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा काम, एक काम करो, 1 लाख रुपए में का ना 80,000 रुपया गवर्नमेंट देगा, महाराष्ट्र गवर्नमेंट देगा आपको। अब बच्चों से खाली कितना लो? 20,000 ही लो। आपकी सर्विस को हम ग्रांट देंगे ना, ग्रांटेबल आपने सुना होगा, क्या देंगे? ग्रांट देंगे, सब्सिडी देंगे, गवर्नमेंट ने बोला। अब कितने पे जीएसटी लगेगा? मेरे को तो 1 लाख ही मिल रहा है, 20,000 में स्टूडेंट से लूंगा और 80,000 गवर्नमेंट से लूंगा, तो मुझे जीएसटी कितने पे भरना पड़ेगा? अभी जो होता है उसके हिसाब से 1 लाख। लेकिन उन्होंने बोला गवर्नमेंट ने अगर दिया होता, एक्सक्लूडिंग सब्सिडी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो जीएसटी नहीं लगाने का। इधर चैरिटेबल ट्रस्ट है क्या? नहीं। इधर लोकल अथॉरिटी है क्या? ग्राम पंचायत है क्या? नहीं। सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, मतलब जो बहुत बड़ी बड़ी सब्सिडीज होती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता। ये समझा आपको? तो मैं क्लासमेट का नोटबुक बनाता है, मैं आईटीसी में, बहुत बड़ी कंपनी है, इंडियन टोबैको कंपनी में, क्लासमेट करके एक नोटबुक आता है, वो नोटबुक बनाता है। नोटबुक का सेलिंग प्राइस 100 रुपीज है, लेकिन गवर्नमेंट बोलता है गवर्नमेंट स्कूल में अगर आप बेचोगे ना तो 100 रुपीज पे मत बेचना, इसको 30 रुपए में बेचना। मैं बोला ऐसे कैसे, इतना बड़ा लॉस में कैसे? गवर्नमेंट बोला 70 रुपए हम देंगे ना आपको। तो जो 70 रुपीज है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? ये 30 रुपए के ऊपर लगेगा, ठीक है ना? गवर्नमेंट सब्सिडी के ऊपर नहीं लगता। ओके। अब जिस बिल्डिंग में आप लोग बैठे हो, बिल्डिंग ओन्ड है कि रेंटेड है? हमारे लिए रेंटेड है। तुमको नहीं लगता कि रेंट पे देने के टाइम पे वो खाली रेंट नहीं लेते रहेंगे? अपना मोटा मोटी रेंट जो इस बिल्डिंग का जाता है 40,000 रुपया जाता है मंथली। तुम लोग बिल्डिंग तोड़ो फोड़ ना करो करके ओनर ने पहले क्या लिया होगा? पहले रेंट में सिक्योरिटी डिपॉजिट बोलते, आपने सुना है ऐसा सिक्योरिटी? मान लो उन्होंने 2 लाख रुपए का क्या लिया? सिक्योरिटी डिपॉजिट ले लिया, एसडी ले लिया। तो पहली बार जब हमने पेमेंट किया होगा उनको, तो 2,40,000 का किया होगा। अभी अभी हमने पढ़ा कि रेंटल जो होता है, रेंटल या लीज जो होता है, उसके ऊपर जीएसटी लगता है ना। अभी तो आपने पढ़ा रेंटल के ऊपर क्या लगता है? कमर्शियल बिल्डिंग है ना। मैं घर का एग्जांपल क्यों नहीं दे रहा? वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग एग्जम्प्ट है इनकम टैक्स में, इसलिए जो लोग घर का भाड़ा भरते हैं वो लोग जीएसटी नहीं चार्ज कर रहे। लेकिन ये कमर्शियल बिल्डिंग है ना, यहाँ जीएसटी लगेगा। फिर ये मुझको बोलना नहीं चाहिए हमारा ओनर तो नहीं लेता, उसका 20 लाख क्रॉस
नहीं हो रहा। मैं अभी ये नहीं बता रहा कि एक्चुअली लगेगा कि नहीं लगेगा, रियलिटी में नहीं लगेगा कि नहीं लगेगा, उसके लिए आपको पूरा जीएसटी लॉ पढ़ना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं लग सकता है या नहीं लग सकता है, तो लग सकता है। तो 40,000 के ऊपर तो जीएसटी लगेगा क्योंकि ये रेंटल इनकम है उनके लिए। मैं पूछ रहा हूँ जो 2 लाख है उसके ऊपर लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या 2 लाख कंसिडरेशन है? 40,000 क्यों दे रहे हैं हम लोग? 40,000 कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन का मतलब क्या? हम उनका बिल्डिंग यूज करते हैं, उसके बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? रेंट दे रहे हैं। कंसिडरेशन फॉर सर्विस है ना, उन्होंने हमारी सेवा की, बिल्डिंग यूज करने दी, करके हम उनको 40,000 रुपया दे रहे हैं। तो 40,000 के ऊपर तो जीएसटी लगना चाहिए। मैं पूछ रहा हूँ वो जो 2 लाख रुपया सिक्योरिटी डिपॉजिट जाता है उसके ऊपर जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। अरे वो कंसिडरेशन है क्या? नहीं। कंसिडरेशन नहीं। जीएसटी किसके ऊपर लगता है? कंसिडरेशन। वो 2 लाख रुपया कंसिडरेशन है क्या? नहीं है कंसिडरेशन। क्यों नहीं है कंसिडरेशन? क्योंकि जब मैं रूम खाली करूंगा और हमने तोड़फोड़ नहीं की होगी तो वो पैसा हमको रिटर्न देंगे, मतलब वो खाली रखने के लिए लिया है। समझ रहा है मैंने आपको? अब मान लो कि हम ओन्ड बिल्डिंग में जा रहे हैं, साल 1.5 साल में हम हमारी खुद की बिल्डिंग में मूव होने वाले हैं। तब मान लो कि ये खाली किया, नहीं करने वाले, लेकिन मान लो कि ये बिल्डिंग हमने खाली किया। अब 2 महीने में खाली करने वाले, तो नोटिस देना पड़ता है ओनर को, अरे सर वो जरा अभी 2 महीने में हम रूम बिल्डिंग खाली करेंगे आपके, आप दूसरा कोई टेनेंट होगा तो ढूंढना चालू कीजिए। तो लास्ट का 2 महीने का रेंट कितना? 40,000 के हिसाब से 80,000 होगा। मैंने लास्ट के 2 महीने के रेंट ही नहीं भरे। क्यों नहीं भरे? मैंने बोला ना कि अभी 2 महीने में हम खाली करने ही वाले, 2 लाख रुपया हमारा आपके पास पड़ा है। एक काम करो, वो लास्ट के 2 महीने का 80,000 रुपया आप उसमें से माइनस कर देना और मुझे कितना दे देना? 1,20,000 रिटर्न दे देना। ये समझा? तो वो जो 80,000 रुपया इस 2 लाख में से माइनस किया उन्होंने, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर कब तक जीएसटी नहीं लगता? तब तक जब तक सिक्योरिटी डिपॉजिट है। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर कब जीएसटी लगेगा? जब सिक्योरिटी डिपॉजिट हैज बीन अप्लाइड एज अ कंसिडरेशन। सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या हो चुका है? अप्लाई हो चुका है एज अ कंसिडरेशन। और अप्लाई कब होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट कब अप्लाई होता है? अरे आपने रेंट नहीं भरा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट एज अ रेंट अप्लाई किया जाएगा। अरे वो सिक्योरिटी डिपॉजिट क्यों लेता है? तुमने 4 महीने का भाड़ा नहीं भरा तो डिपॉजिट में से वो कट करेगा ना। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर टैक्स लगता है क्या? नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट को क्या किया गया है? एक्सक्लूड किया गया है। क्या किया गया है? डिपॉजिट टू बी कंसिडर एज अ पेमेंट। डिपॉजिट समझ रहा है आपको? डिपॉजिट को कंसिडरेशन मानो, कब मानो? ओनली ओनली मतलब समझ रहे हो ना, ये सिचुएशन छोड़ के अब कभी भी नहीं मानने का। तो कभी मानने का? व्हेन सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज अ कंसिडरेशन। सप्लायर अप्लाइज सच डिपॉजिट एज अ। अब सप्लायर कब? सप्लायर मतलब ओनर, लैंडलॉर्ड डिपॉजिट को कंसिडरेशन कब मानेगा? जब तुमने रेंट नहीं भरा होगा। तो जब डिपॉजिट रेंट का कलर ले लेता है, जब डिपॉजिट क्या बन जाता है? रेंट बन जाता है, तब उसको क्या लगाने का? जीएसटी लगाने का। जब डिपॉजिट था तब तक उसको नहीं लगाने का। ये समझ में आ रहा है? अब ये करके आपको लग रहा है मार्केट में झोल नहीं होते रहेंगे। रिलायंस ने जियो फोन लाया था, पता है आपको? एक 3-3.5 हजार रुपए का कुछ फोन लाया था। नहीं 3-3.5 हजार वाला लाया था, अच्छा फोन लाया था। वो फोन जो है ना उन्होंने बेचा नहीं किसी को भी। वो लोग ने फोन बेचा नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया था आपसे, और कुछ साल के बाद वो फोन रिटर्न जाके वो सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज करके लेना था। तुम समझ रहे हो ना? बेचते तो क्या लग जाता? जीएसटी लग जाता। बेचा नहीं, सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया, तो जीएसटी नहीं लगा। कब तक नहीं लगा? जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट चालू है। फिर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कुछ कि 2 साल में ये फोन रिटर्न लाके जाना, डिपॉजिट लेके जाना। अब जो लोग नहीं लेके गए रहेंगे तो उन्होंने 2 साल के बाद क्या होगा? डिपॉजिट को अप्लाई किया होगा एज अ कंसिडरेशन, और तब उसके ऊपर उन्होंने जीएसटी भर दिया होगा। तब तक तो नहीं भरा। तो मार्केट में अगर लॉ अच्छे से पढ़ा जाएगा
तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बड़ा बड़ा गेम बजा देती है एक एक डेफिनेशन, ठीक है ना। अब उस लेवल का लॉ आप लोग नहीं पढ़ रहे हो, मुझे पता है, तुम्हारे चेहरे देखे तुमको तो टेंशन आ रहा है कि ये छोड़ेगा कब, आंखों में से आंसू आ रहे हैं। ऐसे ही होता है, लेकिन क्या करूं, मेरी भी मजबूरी है, आप समझो ना। तो भूषण जी ने क्या किया, डोनेट किया, क्या किया, ब्लैक बोर्ड टू द योगनिष्ठ संस्थान, अ चैरिटेबल योगा इंस्टीट्यूशन। बताइए, योगनिष्ठ संस्थान प्रिंटेड अंडरनेथ अ बोर्ड सो डोनेटेड गुड विशेस फ्रॉम भूषण। आपको पता है कुछ भी मंदिर वगैरह में डोनेट करते हो तो नीचे नाम लिखा जाता है। वो छोड़ो, आजकल तुम्हारे गांव में, गांव वाले लोगों को तो ये सब पता ही है अच्छे से, ये लोग वाटी भी किसी को गिफ्ट देते हैं ना, उसके ऊपर लिख के देते हैं, नाम लिख के देते हैं। मतलब अरे यार, मतलब कितने साल तक वो तुमको गाली देगा, मतलब ऐसा आइटम दो जिसके ऊपर नाम लिखा जाए। वो तो अच्छा हुआ ऐसा चेन भी नहीं दिया, नहीं तो साला चेन में पहनू नाम इसका लिखा होगा, हाँ, सो एंड सो यांच्याकडून। तो ये लोग नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं उसके ऊपर, आइटम के ऊपर। क्या वो एडवर्टाइजमेंट है? नहीं। लेकिन अगर मैंने इधर किसी कॉलेज को, साधना कॉलेज या शिवराज कॉलेज को पकड़ लो, कल कुछ डोनेशन दिया और बोला सर मेरे नाम पे ना बड़ा बोर्ड मारने का इधर, ऐसा एलिट गुरुकुल, नीचे CSEMSES, ऐसा बोर्ड दिया मैंने, लेकिन बोला बड़ा ऐसा अपना नाम आना चाहिए उधर। अब क्या है वो? एडवर्टाइजमेंट है। गणपति वगैरह में, अभी तुमको पता है, गणपति वगैरह में मुंबई में डोनेशन ही देते हैं, लेकिन डोनेशन के बदले में क्या होता है, बात क्या होती है कि पोस्टर लगाना है। ये डोनेशन है क्या? ये रियल डोनेशन है क्या? नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट है। तो इसको डोनेशन मत बोलो, उन्होंने बोला ये एडवर्टाइजमेंट है, ऐसा चूना नहीं लगाने का, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन छोटा सा नाम लिखा है, मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है, उसमें पत्थर तुमने दिए थे और पत्थर पे किधर तो नीचे एक पत्थर पे लिखा हुआ है कि यांच्या आठवणीमध्ये, तो वो एडवर्टाइजमेंट है क्या? उधर कोई प्रोडक्ट वगैरह लिखा है क्या? कुछ नहीं, खाली आउट ऑफ कर्टसी क्या लिखा गया, आपका नाम लिखा गया। तो वो एडवर्टाइजमेंट ही, सॉरी एडवर्टाइजमेंट नहीं है, वो डोनेशन ही है। तो खाली नाम लिखने से एडवर्टाइजमेंट नहीं बनता, नाम किस फैशन में लिखा है, क्या पर्पज से लिखा है। नाम लिखोगे तो ही मैं डोनेशन दूंगा, इतना बड़ा नाम लिखोगे तो उतना बड़ा डोनेशन दूंगा ना। स्पॉन्सरशिप बोलते हैं उसको। आपको पता है ना, लड़कियों को MRF का बैट बहुत अच्छा बैट होता है। सचिन तेंदुलकर भी MRF का बैट यूज करता था। विराट कोहली खेलते हुए देखा तुमने थोड़ा सा मैच वगैरह, उस पे MRF लिखा होता है, पता है ना। अरे हंस क्या रहा है, MRF कंपनी का बैट बहुत अच्छा होता है। MRF बैट नहीं बनाती, तो उनके बैट पे MRF क्यों लिखा होता है? MRF टायर बनाती है, मद्रास रबर फैक्ट्री, MRF। तो MRF ने क्या किया है, उस प्लेयर को स्पॉन्सर किया है, तो डोनेशन माना जाएगा कि सर्विस मानी जाएगी? सर्विस मानी जाएगी। क्यों? वो एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, अभी टीवी पे आएगा, 5-6 करोड़ लोग देखेंगे वो मैच खेलते हुए, तो लोगों के ब्रेन में बैठता है। तुम अभी जाएगा ना टायर खरीदने के लिए, तुमको 4 कंपनी का नाम बताएगा ना, बाकी कोई कंपनी तुमको नहीं समझेगा, MRF समझेगा, और तुम बोलेगा विराट कोहली ऐड करता है इसका, तो अच्छा ही होगा, MRF ही दो हमको, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट का इम्पैक्ट वो होता है, तो एडवर्टाइजमेंट अगर होगा तो जरूर टैक्स लगेगा। श्रीमती दुर्गा देवी डोनेटेड सम मनी टू द टेम्पल इन द मेमोरी ऑफ हर लेट फादर। फादर चले गए, उसके मेमोरी में पैसे दिए गए। अ टेम्पल ट्रस्ट कंस्ट्रक्टेड अ रूम इन द टेम्पल कॉम्प्लेक्स फ्रॉम सच डोनेशन एंड रोट डोनेटेड बाय श्रीमती दुर्गा देवी इन द मेमोरी ऑफ हर फादर। ये एडवर्टाइजमेंट है क्या? नहीं, ये खाली आउट ऑफ कर्टे से लिखा गया है। चलो, और क्या क्या बताऊं आपको, क्या क्या बताया मैंने अभी तक? अभी भी एक बात बतानी रहेगी ना, और बिजनेस, अरे गुड्स, सर्विस, कंसिडरेशन, बिजनेस, ये तो होना चाहिए ना। 7(1) के इंग्रेडिएंट है, जब तक ये सब नहीं आएगा तब तक 7(1) नहीं बनेगा। नहीं बनेगा मतलब सप्लाई नहीं बनेगा, सप्लाई नहीं बनेगा तो उसके ऊपर GST नहीं लगेगा। तो बिजनेस क्या होता है, पहले वो ढूंढ के आते हैं। इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, क्या लिखा है? इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। इन द कोर्स मतलब एक्चुअली कोर्स ऑफ बिजनेस, और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस मतलब उसके कनेक्टेड एक्टिविटी। फर्दरेंस का मतलब क्या होता है?
कनेक्टेड एक्टिविटी। आपको पता है एयर इंडिया में खाना बहुत अच्छा मिलता है। एयर इंडिया एक अच्छा रेस्टोरेंट है। ये एयरप्लेन है, आप इमेजिन करना प्लीज। एरोप्लेन है रे ये। तो एयर इंडिया में ना क्या होता है, खाना बहुत अच्छा मिलता है। तो नेक्स्ट टाइम नाश्ता करने का मन करेगा तो किधर जाने का? एयर इंडिया में जाओगे। ऐसा करोगे? नहीं ना। लेकिन एयर इंडिया में आप जाते हो तो आपको नाश्ता भी देते हो, खाना भी देते, डिनर का टाइम होगा तो डिनर देते, ब्रेकफास्ट का टाइम होगा तो ब्रेकफास्ट देते। तो एयर इंडिया जब अपने से टिकट लेता होगा, समझो भी मुंबई तो दिल्ली का टिकट 5,000 है, तो उसने 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया। कितना लेता है? बाकी एयरलाइन से 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लेता है, तो 6,000 रुपया लेगा। तो पहले तो खाना फ्री में दिया क्या? नहीं, 1,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया ना तुमसे। 1,000 रुपये का तुमको बोलता खाने तो तुम खुद भी खा सकता था, लेकिन मजा आता है उधर ऊपर खाने के लिए उनका। तो 6,000 रुपये का टिकट लिया आपने। एयर इंडिया का मेन सर्विस क्या है? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर एयर ट्रांसपोर्ट। तो ये 5,000 रुपये उसका फी है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? बोलो, लगेगा। बात उसकी नहीं कर रहा था मैं, बात ये 1,000 रुपये की कर रहा था। एयर इंडिया साथ ही साथ में क्या देता है आपको? ऊपर खाना पीना देता है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? लेकिन वो तो उनका बिजनेस नहीं है, भी नहीं है ना। तुम समझ रहे हो मैंने क्या, मैं आपको क्या सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ? जीएसटी कब लगता है? जब आपका, मेरी माँ मेरे को भी खाना देगी तो जीएसटी लगाएगी क्या? मैं कंसिडरेशन भी देगा तभी भी। क्यों? तो वैसे एयर इंडिया का बिजनेस क्या? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन। खाना खिलाना तो उसका बिजनेस नहीं है, तो उसके पे जीएसटी लगना चाहिए क्या? नहीं लगना चाहिए। लेकिन आपको अगर भूख लगी तो ऐसा कुछ एरोप्लेन किधर रुकेगा क्या बीच में स्टेशन पे, जैसे तुम खिड़की खोल के बोलेगा हाँ भैया 2 समोसा बांध देना? पॉसिबल नहीं है ना ऊपर। मतलब खाना भी उनको देना ही पड़ेगा अपने पैसेंजर्स को। तो उनका मेन बिजनेस नहीं है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। मेन नहीं है, लेकिन क्या है? फर्दरेंस। फर्दरेंस मतलब वो एक्टिविटी बिजनेस के कनेक्टेड है, मेन नहीं है। जैसे कॉलेज का मेन बिजनेस क्या है? एजुकेशन देना। लेकिन वो आपको बुक भी दे रहे, मतलब हम अकेडमी एलीट गुरुकुल, हमारा मेन बिजनेस क्या है? एजुकेशन। लेकिन कल विनायक सर ने अकाउंट्स का नोट्स बनाया, मैंने टैक्स का नोट्स बनाया, वो भी आपको 500-500 रुपए में हम बेच रहे हैं। तो दैट इज फर्दरेंस। में मुंबई में शेटेज इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ, वो नोटबुक बनाते हैं अपने नाम का। मार्केट में वो ऐसा नोटबुक अगर लेने होंगे तो 50 रुपए का मिलता है, मान लो वो 40 रुपए का देते हैं अपने बच्चों को, लेकिन उसके ऊपर शेटेज इंस्टीट्यूट लिखा होता है। ठीक है ना? तो बच्चों का भी फायदा ही है। नोटबुक एक तो ऑफिस में ही मिल जाता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं है, और क्वालिटी भी अच्छा है, और 2-5 रुपया पैसे भी मार्केट से कम है, तो सब अच्छा ही है। तो नोटबुक बेचना उनका बिजनेस नहीं है, दे आर नॉट इनटू स्टेशनरी बिजनेस। लेकिन वो जो बुक सेल से जो पैसा आता है, क्या उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा? स्टूडेंट फी के ऊपर तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो बुक सेल से पैसा आ रहा है उस पर भी लगेगा। आप बोलोगे सर बिजनेस तो नहीं है, नहीं है, लेकिन क्या है? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है। कल मैंने ये फर्नीचर बेचा, अपनी सीएफएम में ये फर्नीचर बेचा, तो जीएसटी लगेगा क्या? बोलो, नहीं लगेगा ना। पहले तो ना बोलो ना। फर्नीचर बेचना मेरा बिजनेस है क्या? नहीं है। लेकिन क्या इसको जब बनाया था तो इसके ऊपर मैंने आईटी से लिया होगा? आईटी से इनपुट टैक्स क्रेडिट, ये सारे प्रोडक्ट जो भी आपको दिख रहे हैं इसके ऊपर का क्या लिया होगा हमने? आईटी से लिया होगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा। तो बेचेंगे तो उसको रिवर्स करना पड़ता है, मैंने अभी तो समझाया आपको। तो आप बोल सकते हो ना, लेकिन सप्लाई ये जो हुआ है वो सप्लाई वो मेरा बिजनेस का नहीं है, फिर भी जीएसटी लगेगा, लगता है। ठीक है ना? फिर भी जीएसटी लगेगा ही लगेगा, कुछ नहीं कर सकते आप। चलो आगे चलो, फर्दरेंस एक्टिविटी। अब उन्होंने बिजनेस का कितना बड़ा डेफिनेशन लिखा है, देखो। अगर ये वर्ड खाली इंक्लूड्स के जगह पे मीन्स होता ना, मुझे मर मर के पढ़ाना पड़ता इतना बड़ा डेफिनेशन। उन्होंने खाली क्या लिख दिया? इंक्लूड्स। तो मेरे को अभी टेंशन नहीं है, क्योंकि इतना डिटेल में नहीं भी पढ़ाऊं तभी भी चलता है, क्योंकि बिजनेस मतलब बिजनेस, कुछ भी करो। मैन्युफैक्चरिंग किया बिजनेस है, सर्विस किया बिजनेस है, ट्रेडिंग किया
बिजनेस है तो कुछ भी करो, एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, इवन इफ देयर इज नो पेक्यूनरी बेनिफिट। पेक्यूनरी बेनिफिट मतलब इमीडिएटली कोई बेनिफिट नहीं दिख रहा आपको। पता ना कोई कोई व्यापार में ऐसे हम करते हैं कि आज दे दो सर्विस, आज कम पैसे में कम खर्चे में दे दो, एक काम करते हैं आज फायदा नहीं होगा 5 साल के बाद होगा, तो चलेगा हमको। कुछ कोई ऐसा नहीं, बिजनेस मतलब ऐसा नहीं कि इमीडिएटली जिसमें बेनिफिट मिलता है वही बिजनेस होता है। व्यापार में कभी कभी लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए भी कुछ चीजें की जाती है। तो उन्होंने बोला इमीडिएट बेनिफिट हो तभी भी बिजनेस है, इमीडिएट बेनिफिट नहीं हो तभी भी बिजनेस है। एनी इंसिडेंटल एक्टिविटी और एंसिलरी, इंसिडेंटल एंड एंसिलरी मतलब एनी कनेक्टेड एक्टिविटी। तो फिलिप्स या अपना प्रिंटर कौन सी कंपनी का है, एप्सॉन, एप्सॉन का मेन बिजनेस क्या है, प्रिंटर बेचना। मारुति का मेन बिजनेस क्या है, आपको पता है गाड़ी और प्रिंटर बेच के जितना वो नहीं कमाते उससे ज्यादा वो कमाते हैं सर्विस से। तो सर्विस देना तो उनका वो कार मैकेनिक कंपनी नहीं है ना, लेकिन उनको सर्विस में ज्यादा इनकम है, सर्विस में ज्यादा मार्जिन है। क्योंकि गाड़ी तो इंसान जिंदगी में एक ही बार खरीदता है मतलब नॉर्मली, लेकिन उसका सर्विसिंग हर 3 महीने में होता है। तो रिकरिंग जितनी ज्यादा गाड़ी बेचेंगे उनका कैलकुलेशन कैसे रहेगा समझ रहा है ना, जितनी ज्यादा गाड़ियां बेचेंगे मार्केट में उतना ज्यादा कौन सा इनकम आएगा उनके पास, सर्विस का इनकम आएगा जो रिकरिंग होगा। मतलब अगर आज मार्केट में 1 लाख गाड़ी अगर चलती होगी किसी कंपनी की, ठीक है ना, इस एरिया में, तो 1 लाख गाड़ी का सर्विसिंग आएगा। हर कंपनी से अगर हर गाड़ी से 1000 रुपया भी अगर उन्होंने कमाया तो 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1000, ये इनका इनकम हो गया। 1 लाख गाड़ी बेचने के लिए उनको बहुत टाइम लगा होगा, लेकिन 1 लाख गाड़ियों का जब सर्विसिंग आता है क्या पैसा छापते रहेंगे बताओ मुझको, ठीक है ना। तो रिकरिंग हमेशा देखने का, सब्सक्रिप्शन मॉडल देखने का, ठीक है। तो उनका मेन, तो वो मेन बिजनेस नहीं है तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा कि नहीं मुझे इतना ही बताओ। गाड़ी के ऊपर तो लगेगा, गाड़ी बेचना तो उनका मेन बिजनेस है। इंसिडेंटल एक्टिविटी क्या है उसकी, सर्विस देना। क्या हो गया, यस ये कर खत्म, बिजनेस का डेफिनेशन खत्म करके जाता हूँ, ठीक है। देन नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी ऑफ द सेम नेचर इवन इफ नो वॉल्यूम और कंटिन्यूटी। वॉल्यूम कितना है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं साल में 3, मैं रियल एस्टेट डेवलपर है, मैं साल में 3 ही बिल्डिंग बेचता है और बॉटल बेचता होगा तो दिन में 50 बेचता है। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम का ट्रांजेक्शन करोगे तो ही, वॉल्यूम मतलब क्वांटिटी, वॉल्यूम मतलब वो आवाज वाला वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम मतलब यहाँ पे क्या होता है क्वांटिटी। क्या फ्रीक्वेंसी पे आप ट्रांजैक्शन करते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इनफ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन भी बिजनेस हो सकता है। मतलब मुझे बताना क्या है, प्रॉफिट के लिए करो तभी भी बिजनेस है, नॉन प्रॉफिट वाला करो तभी भी बिजनेस है, रेगुलर करो तभी भी बिजनेस है, इरेगुलर करो तभी भी बिजनेस है, वॉल्यूम हाई है वॉल्यूम लो है तभी भी वो बिजनेस ही है। मतलब बिजनेस का डेफिनेशन पढ़ के कुछ मतलब ही नहीं है, क्यों नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ बिजनेस ही है। अच्छा प्रोफेशन को भी बिजनेस बना दिया उन्होंने, देख रहे हो क्या, इनकम टैक्स में प्रोफेशन अलग होता है और बिजनेस अलग होता है। जीएसटी में बिजनेस इंक्लूड्स प्रोफेशन, यहाँ पे एक वर्ड गया दिख रहा है आपको, बिजनेस इंक्लूड्स। यहाँ पे बिजनेस और प्रोफेशन को अलग ट्रीट नहीं किया जाता। मतलब बिजनेस करोगे तभी भी आपको जीएसटी लगेगा और सीएसीएमए बन के अगर प्रोफेशनल का काम करोगे तभी भी आपको जीएसटी लगेगा, ठीक है ना। आगे, सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स और सर्विसेज इन कनेक्शन और कमेंसमेंट ऑफ द क्लोजर ऑफ बिजनेस। बिजनेस चालू करना भी बिजनेस है, बिजनेस बंद करना भी बिजनेस है। बिजनेस चालू करने के टाइम पे बहुत सारे असेट अक्वायर किए जाते हैं वो भी बिजनेस है, और बिजनेस बंद करने के टाइम पे बहुत सारे असेट डिस्पोज ऑफ किए जाते हैं वो भी बिजनेस है। बिजनेस चालू करना भी बिजनेस है, बिजनेस बंद करना भी बिजनेस है, ठीक है ना। प्रोविजन ऑफ फैसिलिटीज बाय क्लब और एसोसिएशन टू मेंबर, ये मैंने बताया था आपको, याद है, क्लब होता है, एओपी भी, जिम का मैंने एग्जांपल दिया था आपको। जिम का बिजनेस कैसे चलता है, वो अपने मेंबर को ही सर्विस देते हैं, लेकिन मेंबर वो दो अलग अलग नहीं है। फिर भी मैंने बताया ना नया क्लॉज ऐड हो चुका है कि मेंबर को भी अगर आप देते हो सर्विस तो भी उसको क्या माना जाएगा, बिजनेस, ठीक है ना। एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन टू एनी प्रीमाइसेस, अब ये फुटबॉल वगैरह का मैच देखने जाते हैं तो स्टेडियम टिकट बेचता है किस चीज का, तो मैच देखने का नहीं, उधर तुम जाके सो भी सकता है। किसी ने नहीं बोला मैच देखो, बहुत सारे मुंबई में बच्चे थिएटर में जाते मूवी नहीं देखने के, अरे अरे they are not interested in movies, what should I tell you, they don't want, but they want admission to the premises, तो उसके ऊपर क्या जीएसटी लगेगा क्या, हाँ ठीक है ना, वो भी जीएसटी है। सर्विसेज ऑफ होल्डर ऑफिस एक्सेप्टेंस इन द कोर्स और ट्रेड और प्रोफेशन, चलो ठीक है। एक्टिविटी ऑफ रेस क्लब, रेस क्लब भी होता है, उधर बहुत सारी एक्टिविटी होती है, सट्टा लगाना, पैसे लेना, वो टोटली राइजर वगैरह होता है, लाइसेंस बुक मेकर होता है, वो लिख के रखता है किसकी कितनी बोली है, सब मतलब पूरा एक्टिविटी जो है
क्लब का वो भी। एनी एक्टिविटी बाय गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी और पब्लिक अथॉरिटी, गवर्नमेंट भी जो करता है वो भी बिजनेस बनाती है। लास्ट वाला गवर्नमेंट के लिए बहुत जल जाती है। मतलब गवर्नमेंट रेलवे चलाती, गवर्नमेंट बोलती है हम समाज के कल्याण के लिए रेलवे चलाते हैं, ये लोग बोलते हैं नहीं 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 बिजनेस है, जीएसटी भरो। तो गवर्नमेंट भी क्या करता है, जीएसटी भरता है। आप बोलोगे गवर्नमेंट जीएसटी भरता है, गवर्नमेंट को क्या फायदा? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जीएसटी देती है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को जीएसटी देती है। गवर्नमेंट को क्या फायदा? पागल हो क्या? मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे अपनी जेब से जीएसटी भरती है क्या? किससे लेती है जीएसटी? कस्टमर से लेते हैं ना, जो पैसेंजर है, जो ट्रैवल कर रहा है उससे ले रही है ना। अच्छा, सारे पैसेंजर से नहीं लिया जाता, पता है आपको? प्रैक्टिकल नॉलेज, रेलवे में हर कंपार्टमेंट टैक्सेबल नहीं है। खाली एयर कंडीशन फर्स्ट क्लास, एसी क्लास जो है वो क्या है, टैक्सेबल है। स्लीपर क्लास, सेकंड क्लास टैक्सेबल नहीं है। ये समझा आपको? तो ये थोड़ा बिजनेस के बारे में हमने बात किया। तो हमने आज कौन से डेफिनेशन पढ़े? गुड्स का, सर्विस का, बिजनेस का, कंसिडरेशन का। फिर मनी और एक्शनेबल क्लेम का भी पढ़ा, लेकिन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन ये तो 4 बातें आपको याद थोड़ी थोड़ी रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसके ऊपर गुड्स एंड सर्विस होना चाहिए। वो जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कौन से कोर्स में होना चाहिए? बिजनेस। और वहां पे क्या होना चाहिए? कंसिडरेशन। तो क्या लगेगा? 7(1) ए लगेगा। इज इट क्लियर? चलो आज के लिए इतना ही, बाकी काम आगे करें।